बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखें बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 जिसका हमने चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। अब इसके सिर्फ ब्लॉक्स क्वेश्चंस रहते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन की शक्ल में पेपर्स में आ सकते हैं। तो आज हम सिर्फ ब्लॉक्स क्वेश्चन पर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है और इसका आप सबसे पहले पेज नंबर जो है वो ओपन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम बनाएंगे और कुछ यहाँ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके मैं आंसर्स आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 20 पे आपने आना है। ब्लॉक्स क्वेश्चन पेज नंबर 20। उसमें हमारे पास जो है, जो हमने क्वेश्चन लिखना है उसके ऊपर फिजिक्स ऑफ साउंड एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है। उसके ऊपर आप क्वेश्चन खुद लिखने, हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, ये आप एक शॉर्ट क्वेश्चन खुद बनाएंगे। हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसका आंसर यही है फिजिक्स ऑफ साउंड में कि ऑल साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये इसका आंसर होगा। यहाँ आप अपनी ही बुक पे निशान लगा सकते हैं इसके। और फिर अगला क्वेश्चन इसी मतलब इसी के बॉक्स के अंदर एक और क्वेश्चन बनाएंगे, डिफाइन साउंड। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे, डिफाइन साउंड। तो डिफाइन साउंड का भी आंसर यहाँ मौजूद है। उसके आगे जो है इसी का आंसर दिया गया है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। यहां तक इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट एक और नीचे फॉर योर इंफॉर्मेशन है, उसके लिए भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने खुद बनाना है। आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बनाएंगे, हाउ डू स्टेथोस्कोप वर्क। हाउ डू स्टेथोस्कोप वर्क, ये क्वेश्चन आप लिखेंगे। तो आंसर इसका जो है वो ऑलरेडी बुक पर मौजूद है, मैं सिर्फ शेयर कर देता हूं आपके साथ। आंसर इसका ये है कि स्टेथोस्कोप ऑपरेट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस, ठीक है, जिसको डायफ्राम बोलते हैं, विया एयर फिल्ड हॉलो ट्यूब्स टू द लिसनर्स ईयर्स। द चेस्ट पीस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक डिस्क जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। इफ द डायफ्राम इज प्लेस्ड ऑन द patient's body, sounds vibrate the diagram, creating acoustic pressure waves which after multiple reflection travel up the tubing to the doctor's ears। तो ये इस तरह से हम लोग जो है स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि भाई लंग्स या मतलब किसी भी बॉडी पार्ट से वो साउंड को सुन सकते हैं डॉक्टर्स कि क्या आपकी बॉडी की। बाज दफा होता है कि अगर आवाज लंग्स की आवाज नॉर्मल नहीं होती तो यकीनन उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो उसको सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएं आप नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आपने जो है वो क्वेश्चन बनाना है। ये पेज नंबर है 22। पेज नंबर 22 पर भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे उसके लिए। हाउ इलस्ट्रेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फॉर्म्ड। हाउ, ये क्वेश्चन लिखेंगे आप, हाउ इलस्ट्रेशन of longitudinal waves form। ये क्वेश्चन बेटा आप बनाएंगे जो बुक पर इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन आपने खुद बनाना है। देखें जी, आंसर इसका क्या है, इलस्ट्रेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इन द एयर। ठीक है, ये ट्यूनिंग फोर्क की एग्जांपल जो हमने बड़ी डिटेल डिस्कस की थी, उसको किसी भी आप लोग रबर पैड के साथ उसको हिट करती हैं, उसके बाद उसके उसमें वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। उसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो हमारी एयर में कंप्रेशंस क्रिएट करेंगी। कंप्रेशंस आर प्लेसेस वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली higher than the surrounding air pressure due to high density of air particles, while refraction जो होता है वो क्या होता है, refractions are the regions that correspond to low air pressure due to low density of air particles। यानी पहले जो है मतलब इस तरह से हमने जो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब आप ट्यूनिंग फोर्क को हवा में लेके आते हैं तो उस वक्त आवाज हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है कि यहाँ पर जो है इसकी वजह से कंप्रेशन, फिर ये रेयरफेक्शन,
फिर कंप्रेशंस, फिर रेयरफेक्शन, मतलब इस तरह से, ठीक है। और कंप्रेशन जो है वो ज्यादा प्रेशर डालती हैं और ये लो प्रेशर डालती हैं, इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो सारा होता है। आगे नेक्स्ट देखें, एक क्विक क्विज है। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। हमने बताना है कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं उनका कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है तो हमें आवाज आती है। ये क्विक क्विज है, ये भी पेज नंबर 22 पर ही है, अभी उसी पर हम बात कर रहे हैं, क्विक क्विज। तो इसमें हमने देखना है ए पार्ट में जो दिया गया है वो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक बेल। तो भाई इलेक्ट्रिक बेल का कौन सा पार्ट है, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा। इलेक्ट्रिक बेल में जो होता है उसका मेटल आर्मेचर, जो मेटल आर्मेचर होता है वो मेटल आर्मेचर, इससे आवाज प्रोड्यूस होती है मेटल आर्मेचर की मदद से, जिसको आप बजाते हैं बेल के ऊपर तो वो फिर आपको आवाज सुनाई देती है इलेक्ट्रिक बेल में। आम बेल में तो हैमर होता है, ठीक है, जो आपने अक्सर देखी स्कूलों में, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें भी जस्ट लाइक हैमर ही होता है, लेकिन वो मेटल आर्मेचर कहलाता है। उसके बाद है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में डायाफ्राम होता है। लाउड स्पीकर में क्या होता है जी, डायाफ्राम। सी पार्ट, सी पार्ट है हमारे पास पियानो। पियानो में स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स की वजह से हमें आवाज उसकी वो वाइब्रेट करती हैं तो हमें आवाज सुनाई देती है। डी पार्ट, डी पार्ट में पूछा गया है वायलिन। वायलिन में भी स्ट्रिंग्स होती हैं भाई, आप स्ट्रिंग्स लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद है फ्लूट। फ्लूट में क्या होता है, फ्लूट में एयर कॉलम होता है, एयर कॉलम। और ये एयर कॉलम कहां पर होता है, वो इनसाइड द फ्लूट होता है, मतलब जो हवा का एयर प्रेशर उसके अंदर है उससे हमें फ्लूट से आवाज सुनाई देती है। एयर कॉलम इनसाइड द फ्लूट, ये आप इसका आंसर लिखेंगे। ये भाई आपके पास एक क्विक क्विज था, उसके नीचे फिर आ जाती है एक सेल्फ असेसमेंट है। ये जरा मैं रेज कर देता हूं, इसी पेज पर, पेज नंबर 22 पर अब एक सेल्फ असेसमेंट है। हम उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके मैं आपको आंसर्स लिखवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्कूल बेल। स्कूल बेल में कैसे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो भाई ये आपका है, पहले मैं लिख देता हूं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट है, पेज नंबर 22 ही है। तो भाई उसमें जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सिर्फ यहां पर आंसर आपके साथ शेयर करूंगा। तो साउंड इन अ स्कूल बेल इज प्रोड्यूस्ड, लिखें जी, साउंड इन अ स्कूल बेल, साउंड इन अ स्कूल बेल is produced when the metal bell is struck, when the metal bell is struck, metal bell is struck and it vibrates, and it vibrates, producing sound, producing sounds, sound waves in the air, sound waves in the air। देखें होता क्या है कि जैसे ही आपके पास जो मेटल बेल होती है, मेटल की बनी होती है, उसके ऊपर आप स्ट्राइक करते हैं, ठीक है जी। कब कैसे, जैसे स्ट्राइक करती हैं तो फिर क्या होता है, वो वाइब्रेट करती है और उसकी वाइब्रेट करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है वेव्स की शक्ल में हवा में, और आप फिर सुन सकते हैं। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन यहां दिया गया, वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स देखें क्या होती हैं, उसको मटेरियल मीडियम चाहिए, इसी तरह से साउंड वेव्स को भी मटेरियल चाहिए होता है, चाहे वो एयर हो, लिक्विड हो, गैस हो, या वो सॉलिड हो। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो साउंड है वो भी मैकेनिकल वेव्स की तरह
उन्हें भी मटेरियल की जरूरत होती है। द साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। लिखें जी, साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स because they need because they need a medium like air, water or solid, air, water और सॉलिड। ठीक हो गया जी, ये था आपका सेकंड। ठीक हो गया, क्यों मैकेनिकल वेव्स हैं, क्योंकि इन्हें भी मीडियम रिक्वायर्ड होता है। थर्ड वाला है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। ये सपोज कर लेते हैं कि आप और आपका फ्रेंड जो है वो मून पर है, चांद पर है। तो विल यू एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। तो भाई आपका दोस्त कोई वहां पर साउंड प्रोड्यूस करता है जो जो कि आप सुन सकें, ठीक है जी, क्या ऐसा होगा, ये पूछा गया है। तो भाई नो, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि मून के ऊपर भाई कोई एयर नहीं होती, ठीक है, वहां पर आप मीडियम ही नहीं है, तो कैसे साउंड ट्रेवल करेगी। नो बिकॉज, नो बिकॉज देयर इज नो एयर, देयर इज नो एयर or medium for sound to travel through। बात की समझ आ गई कि कोई मीडियम नहीं होता, एयर जो है उसे मीडियम के तौर पे चाहिए था साउंड को ट्रेवल करने के लिए, वो उसे नहीं मिलेगा, तो इसलिए वहां पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ये तो था आपका पेज नंबर 22। उसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23 पर हम देखते हैं कि क्या है। जी, पेज नंबर 23 पर इंफॉर्मेशन है कुछ। पेज नंबर 23 है, उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन हम खुद बना लेंगे इंफॉर्मेशन के लिए। हाउ कैन थिन वॉल्ड ग्लास, हाउ कैन थिन वॉल्ड ग्लास, हाउ कैन थिन वॉल्ड ग्लास गॉबलेट्स, गॉबलेट्स वाइब्रेट, गॉबलेट्स वाइब्रेट। ये आप क्वेश्चन लिखेंगे कि भाई थिन ग्लास जो है वो कैसे, मतलब थिन वॉल, पतली सी वो जो ग्लास होता है वो कैसे गॉबलेट्स हो जाता है वाइब्रेट करके, तो उसकी आपने रीजन बतानी है। असल में ये आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस। अगर रिफ्लेक्शन जो है वो मल्टीपल हो, ज्यादा जगहों से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो क्या होता है भाई, और वो अगर बहुत ज्यादा उसका मतलब काफी अतराफ से हो रहा हो और वो ग्लास के साथ वही साउंड बार बार एक तरफ से दूसरी तरफ से तीसरी तरफ से बहुत सी जगहों से, तो वो उस ग्लास को गॉबल कर सकते हैं, गॉबलेट्स कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसको। तो थिन वॉल्ड ग्लास गॉबलेट्स कैन वाइब्रेट व्हेन हिट बाय साउंड वेव। दिस इज ड्यू टू अ फेनोमेना ऑफ साउंड नोन एज रेजोनेंस। इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। जब मल्टीपल जो है रिफ्लेक्शन होता है किसी भी साउंड का, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, उसको रेजोनेंस गमक भी बोलते हैं, बाज गश्त भी बोलते हैं इसको। इस पर मैंने बात की थी लास्ट टाइम। Some singers can produce a loud note of particular frequency such that it vibrates the glass so much that it shatters। वो shatter हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अगर वो जो है वो इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करे, उनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो कि बार बार उससे रिफ्लेक्शन जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है वो जाए ग्लास तक, तो ग्लास टूट भी सकता है। ठीक है जी। इसके बाद नीचे हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसके लिए पहले शॉर्ट क्वेश्चंस लिख लें। शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। व्हाट डू यू नो अबाउट साइलेंट विसल। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो
अबाउट साइलेंट विसल। साइलेंट विसल के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, साइलेंट विसल की जहां तक बात है, हमने बात की थी कि हमारे जो कान हैं वो 20 ह्यूमन ईयर जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी अगर हो तो वो साउंड सुन सकते हैं। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो वो नहीं सुन सकते। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो जाहिर है हमारा कान इस काबिल नहीं है, तो फिर वो हमारे लिए क्या होगी, वो साइलेंट साइलेंट हो जाएगी हमारे लिए, मतलब वो हम सुन नहीं सकते। तो इसी तरह से वो जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम तो नहीं सुन सकते, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो उस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। उनके लिए जो विसल बनाई जाती है वो इसी फ्रीक्वेंसी की होती है, जो कि मोर देन 20,000 होती है। और वो सुनकर उसी के ऊपर साइलेंट विसल के ऊपर हम ये समझते हैं कि शायद आवाज तो आ नहीं रही, वो कैसे उन्हें समझ आ रही है, कैसे ट्रेंड होते हैं, उनको आवाज सुनाई देती है, हमें आवाज सुनाई नहीं देती। तो भाई इसका आंसर दिया हुआ है, सम पीपल यूज साइलेंट विसल टू कॉल डॉग्स whose frequency lies between 20,000 hertz और 25,000 hertz। ये रेंज होती है। इट इज साइलेंट फॉर ह्यूमन, हमारे लिए साइलेंट है, बट नॉट फॉर डॉग्स, बिकॉज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर डॉग्स इज मच हायर। हमसे उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए वो उसे सुन सकते हैं। और ये साइलेंट विसल डॉग्स को ट्रेन करने के लिए यूज की जाती है, तरबियत देने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। हमारे नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 24 है। इस पर भाई एक अब आपके पास है क्विक क्विज। क्विक क्विज, हम ये क्विक क्विज देखेंगे हमें क्या क्या क्वेश्चंस गिवन है, उसके मैं आंसर्स आपको लिखवाता हूं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज मोर श्रिल देन दैट ऑफ मेन। भाई वुमेन की आवाज देखें, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई होती है, उनकी पिच भी हाई होती है। बस यही आपने लिखना है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच की वजह से उनकी आवाज श्रिल होती है, ब्रीग होती है। तो हम लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं यहां पर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ वुमेन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ the frequency of voice of women is higher than that of men, that of men, therefore the voice of women, the voice of women, the voice of women is shrill and of high pitch, जिसकी मैंने बात कर दी, and of high pitch। ये आंसर होगा फर्स्ट वाले का। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, सेकंड वाला, वो ये पूछा गया है कि भाई विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमिन इट्स। ठीक है, आगे नीचे कुछ चीजें, नीचे कुछ पार्ट दिए हैं। ए पार्ट में पूछा हुआ है कि भाई लाउडनेस, तो लाउडनेस को भाई कौन सी प्रॉपर्टी साउंड की जो है वो डिटरमिन करती है। मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा इसके। ए का लाउडनेस के लिए जो उसको डिटरमिन करती है वो एम्पलीट्यूड होता है, यानी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड। बी पूछा गया है पिच, तो पिच भाई अभी हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करेगी इसको। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है भाई, व्हाट वुड हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड विद इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे तो लाउडनेस के साथ क्या होगा, लाउडनेस को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी लिखें जी, एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी does not directly does not directly increase loudness।
क्यों भाई? क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी पे जो है वो लाउडनेस डिपेंड ही नहीं करती, अभी हमने बात की थी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो ये इसलिए हम लिखेंगे एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज लाउडनेस। ठीक हो गया? ये था हमारे पास एक क्विक क्विज। इसके बाद इसी के नीचे एक और पेज नंबर 24 पर दिया गया है डू यू नो, क्वेश्चन की शक्ल में। तो नहीं, ये क्वेश्चन की शक्ल में नहीं, इंफॉर्मेशन है, इसका क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे। कुछ ब्लॉक्स में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, तो मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस इसलिए बना देता हूं कि आपको ये समझ आ जाए कि भाई अगर कल कलाम को वो पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जा सकते हैं, आप उनका आंसर्स तो यकीनन मौजूद है। लेकिन कुछ क्विक क्विज हैं, टिडबिट्स वगैरह हैं, उनके क्वेश्चंस ये होते हैं ब्लॉक्स में, हम उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भी जो है डू यू नो, इसका क्वेश्चन आप लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन, पेज नंबर वही अभी चल रहा है 24 ही। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या है भाई? शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, how does frequency of how does frequency how does frequency of tuning fork depend on the mass of its prongs? ये क्वेश्चन हम बना लेंगे, इसी का आंसर आपको हाउ डज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिपेंड्स ऑन द mass ऑफ इट्स prongs, इसका आंसर आपको इसमें से मिलेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिपेंड्स ऑन द mass ऑफ इट्स prongs, द ग्रेटर द mass द लोअर द फ्रीक्वेंसी। जितना आप मैस बढ़ाते जाएंगे जाहिर है उसकी वाइब्रेशन हैवी होने की वजह से कम होगी, जितना वो लाइटर होगा उतना तेजी से वाइब्रेट करेगा ट्यूनिंग फोर्क। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिपेंड्स ऑन द mass ऑफ द prong, द ग्रेटर द mass द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विच मींस द लोअर द पिच। ठीक हो गया? इसके बाद नीचे भी एक इंफॉर्मेशन दी गई है, उसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख लेंगे, इसी पेज पर है। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट between loudness and intensity of sound and intensity of sound? जी, हमने क्या बताना है कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस किस के दरमियान, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान। तो इसका आंसर आपकी बुक पर दिया गया है कि भाई अ साउंड वेव विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3500 हर्ट्ज and an intensity of 80 decibel sounds about twice as loud to us as a sound of 125 hertz and 80 decibel। मतलब इसमें जो रिलेशन है ऐसे नहीं है कि जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती है तो उसी तरह से आपकी जो साउंड लेवल है वो भी उसमें जो है ये टाइम्स की शक्ल में बढ़ता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, क्योंकि ये 10 टू द पावर समथिंग में होता है। ठीक है जी? तो यहां पर इट इज बिकॉज आवर ईयर्स आर मोर सेंसिटिव टू द 3500 हर्ट्ज साउंड देन टू द 125 हर्ट्ज, देयरफॉर इंटेंसिटी बाय इटसेल्फ डज नॉट मीन लाउडनेस। यानी इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों एक चीज का नाम फिर नहीं है। तो लाउडनेस इज हाउ आवर ईयर्स डिटेक्ट एंड आवर ब्रेन परसीव्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। यानी आप किस कदर जो इंटेंसिटी है आप फील करते हैं वो डिपेंड ये जरूर करता है कि आपकी लाउडनेस जितनी ज्यादा होगी, ठीक है जी, लेकिन फिर भी जो आपके कानों तक पहुंचती है आवाज, वो आपकी जो आवाज है वो लाउडनेस की इंटेंसिटी जिसकी हम बात करते हैं, इंटेंसिटी और लाउडनेस जो है वो एक दूसरे से कंसर्न जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह से कंसर्न नहीं करेंगे कि भाई जितनी ज्यादा आप उसी तरह से आप समझें कि आपकी लाउडनेस बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो असल में एक शिद्दत है। लाउडनेस एक आवाज जो है वो बढ़ती है, हमारे कानों को फील होती है। जो इंटेंसिटी है
वो उसकी वजह से एक शिद्दत है इंटेंसिटी जो है, तो उसमें ये होता है कि आपके कान उस लाउडनेस को, मतलब उस आवाज को सुनने की उस इंटेंसिटी के काबिल हैं या नहीं है। लेकिन इंटेंसिटी जो है वो आपको उसके मुताबिक नहीं होती, वो किसी भी टाइम पे इंटेंसिटी जो है वो बढ़ सकती है, ज्यादा हो सकती है। लेकिन लाउडनेस जो है वो हम लोग जब बोलते हैं, बात करते हैं, तो हम लोग उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25 पर हमारे पास क्या दिया गया है, वहां पर हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें सोर्सेज ऑफ साउंड है, इंटेंसिटी है और इंटेंसिटी लेवल दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हम सिंपल यहां पर मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में लिख देता हूं कि राइट इंटेंसिटी। क्या क्वेश्चन बनेगा इसका, ये पेज नंबर है जी आपका 25। पेज नंबर पहले मेंशन कर देता हूं ताकि आपको पता चले ये कहां पर। पेज नंबर 25 पर ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम बना रहा हूं मैं आपके लिए। राइट इंटेंसिटी, राइट इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड, सोर्सेज ऑफ साउंड। ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे, बाकी मैं आपको शेयर कर देता हूं, आपके पेज के ऊपर ये सारे दिए गए हैं। सपोज पहला सोर्स है नियर बाय जेट एयरप्लेन। ठीक है, एयरप्लेन के करीब जो है वो इंटेंसिटी कितनी होती है, वो 10⁻³ वॉट्स पर मीटर स्क्वायर होती है। और डेसिबल लेवल कितना उसका होता है, इंटेंसिटी लेवल कितना होता है, वो 150 डेसिबल होता है। इसी तरह से जैकमैन जो है, ठीक है, सॉरी, जैक हैमर फास्ट ट्रेन, ये जैक हैमर एक ट्रेन का नाम है। ठीक है, बहुत तेज चलती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो 10⁻1 होती है वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, और उसकी जो इंटेंसिटी लेवल है वो 130 डेसिबल होता है। इसी तरह से सायरन है, सायरन की 10⁻0 होती है और 120 डेसिबल जो है वो उसका इंटेंसिटी लेवल है। इसी तरह से आपके पास लॉन मोवर है, ये जो मतलब घास वगैरह काटने के लिए यूज करते हैं, उसकी जो साउंड होती है वो 10⁻² वॉट्स पर मीटर स्क्वायर होती है और 100 डेसिबल उसका इंटेंसिटी लेवल होता है। इसी तरह से वैक्यूम क्लीनर है जो घरों में यूज किया जाता है, वो 10⁻5 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर उसकी इंटेंसिटी है और 70 डेसिबल उसका इंटेंसिटी लेवल है। इसी तरह से मॉस्किटो बजलिंग है, जो मतलब मॉस्किटो जो वो आपके मच्छर आपके कान के करीब आकर जो मतलब उसकी बजलिंग आपको सुनाई देती है, जब वो वाइब्रेट कर रहा होता है, वूं करके आवाज होती है, तो वो 10⁻⁻8 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर होती है। और अगर इंटेंसिटी लेवल उसका देखें तो 40 डेसिबल होते हैं। इसके बाद विस्पर है, जो सरगोशी करते हैं आप, वो 10⁻⁹ वॉट्स पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी होती है और 30 डेसिबल उसका जो है वो इंटेंसिटी लेवल होता है। इस तरह से रस्टलिंग ऑफ लीव्स, यानी आपकी जो पत्ते होते हैं वो भी सरगोशी करते हैं, उनकी रस्टलिंग जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 10⁻11 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, और उनका इंटेंसिटी लेवल 10 होता है। और फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो है वो आपकी जो है वो 10⁻⁻12 उसकी बाई इंटेंसिटी होती है वॉट्स पर मीटर स्क्वायर में। और हमने ये न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व करके देखा था, और इसका इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, 0। ठीक है, जिसको हम जीरो बेल भी कहते हैं। तो ये था भाई आपके पास टेबल 11.1, जिसका मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर दिया था। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एक और टेबल है, उसके साथ भी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये भी इसी पेज पर है, पेज नंबर 25 पर ही। पेज नंबर 25 पर एक टेबल है फॉर योर इंफॉर्मेशन, उसके साथ आप क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन between, what is the relation between logarithmic scale, logarithmic scale and linear scale। हमने देखना है कि जो लॉगरिथमिक स्केल है और एक लीनियर स्केल हमने ले लिया है, इन दोनों में
क्या जो है दोनों में क्या चीज जो है वो हम देख सकते हैं कि क्या इनमें कॉमन है, यानी क्या रिलेशन इनमें पाया जाता है, क्या ताल्लुक है इन दोनों का। तो इसका आंसर भी आपकी बुक में एज इट इज दिया हुआ है। लॉगरिथमिक स्केल एक तरफ दिया हुआ है डेसिबल में, और दूसरा लीनियर स्केल है जो कि एम्पलीट्यूड यानी मीटर में दिया गया है। तो देखें अगर 0 होता है, 0 डेसिबल है लॉगरिथमिक स्केल, तो तब लीनियर स्केल पर वैल्यू 1 मीटर होती है। और अगर 20 हो तो वो 10 मीटर होती है, 40 हो तो 100 होती है, 60 हो तो 1000, 80 हो तो 10,000, 100 हो तो 100,000। यहाँ पर आपकी बुक में ये मिस्टेक है छोटी सी, यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, 100 पर 100,000 है, उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। और 120 पर जो है वो 1000 होती है। बात की समझ आई। यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई इधर से हम कितनी बढ़ा रहे हैं, डेसिबल 20, 40, 60, 20 बढ़ रही है। और दूसरी तरफ से देखें 1 के बाद 10, यानी मल्टीपल्स ऑफ 10 है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100, फिर आपने 20 के बाद 40 किया तो 100 हो गया, 40 के बाद फिर 20 ऐड किया एक तरफ तो 60, और दूसरा 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, फिर आगे 80 पर 10,000, ठीक है। अगर वो 100 पे जाते हैं तो 100,000, और 120 पर 100,000। समझ आ गई बात की। तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी करेक्शन भी कर लेनी है कि जहां पर 100 डेसिबल है उसके सामने जो बुक पे आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1000, वो गलत है। आप इसको 100,000 मीटर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये थी भाई आपके पास ये स्केल, ठीक है जी। दोनों को, ये दोनों का कनेक्शन होता है, ये ताल्लुक होता है। उसके नीचे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो भी हम लिखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, मैं बनाता हूं। यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा भाई, डिफाइन डेसिबल स्केल। डिफाइन डेसिबल स्केल। तो भाई इसका आंसर भी दिया गया है यहाँ पर। द डेसिबल स्केल क्या है, द डेसिबल स्केल इज अ लॉगरिथमिक मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स इन अ लॉगरिथमिक स्केल। यानी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स को हम किस में लेते हैं, लॉगरिथमिक स्केल में लेते हैं। इक्वल इंटरवल कोरस्पॉन्डेड टू मल्टीप्लाइंग बाय 10 इंस्टेड ऑफ एडिंग इक्वल अमाउंट्स। यानी अभी जो ऊपर मैंने समझाया आपको, देखें कि वही बात जो मैं ऊपर भी समझा के आ रहा था टेबल में, यही उसकी डेफिनेशन में है कि हम उधर से 20 एडिंग हो रही है और दूसरी तरफ हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हर एक जो नया, अब जैसे भी ऐड करेंगे तो नई वैल्यू में 10 से उसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, यानी मल्टीप्लाइड ऑफ 10। तो ये है हमारे पास पेज नंबर 25 की शॉर्ट क्वेश्चंस ब्लॉक्स के। फिर पेज नंबर 26 पर आ जाए। अब आप पेज नंबर 26 पर हैं, उस पर भी एक इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके लिए क्वेश्चन लिखने पहले शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट अ ब्लू व्हेल्स rumble? What do you know about a blue whale? A blue whale rumble. देखिए रुम्बल क्या होता है, मतलब पहली बात तो ये, ब्लू व्हेल जब पानी में मूव करती है तो उसकी एक पर्टिकुलर साउंड होती है, आवाज होती है, उसको रुम्बल बोलते हैं, और ये बहुत तेज होती है। तो इसके बारे में हमने बताना है कि आप क्या जानते हैं। पूरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है पैराग्राफ में। अब ब्लू व्हेल्स 180 डेसिबल रुम्बल, उसकी जो रुम्बल है वो 180 डेसिबल की होती है। इज द लाउडेस्ट एनिमल साउंड एवर रिकॉर्डेड। मतलब जितने भी एनिमल्स की साउंड है आप अगर सुने तो सबसे जो लाउडेस्ट है, सबसे तेज होती है, वो किसकी होती है, वो ब्लू व्हेल की होती है। आई समझ। ब्लू व्हेल की जो रुम्बल है, उसकी जो साउंड है वो 180 डेसिबल है। दूसरे नंबर पर वो सबसे तेज है। तो whale sound also appear to be part of a highly evolved communication system। इसके अलावा ये जो ब्लू व्हेल की रुम्बल होती है, जो साउंड होती है, ना सिर्फ कि ये एक तो तेज है, दूसरे नंबर पर ये पानी के अंदर एक दूसरे से, ब्लू व्हेल या जो फिश होती हैं, ये एक दूसरे से क्या करती हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी करती हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो वो भी ये कर सकती हैं इसी वजह से। तो सम व्हेल्स आर thought to communicate over hundreds and maybe thousands of kilometer। यानी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, मतलब इतने ज्यादा दूर तक भी ये एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं, इनकी पहुंच सकती है, और ये कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ पानी के अंदर। दिस इज पॉसिबल इन
part because sound waves travel 5 times faster in water than in air। इसकी वजह क्या है कि आपने स्पीड ऑफ साउंड को पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो एयर की निस्बत 5 टाइम्स फास्टर होती है, तो इसलिए यहां पर जो है वो दूर तक सुनाई देती है। इन एडिशन the temperature characteristics of ocean water decrease in temperature with depth create a unique sound phenomenon। तो और दूसरी बात टेम्परेचर भी वहां पर आपको पता है कम होता है, टेम्परेचर भी हाई नहीं होता है, इफेक्ट नहीं करता ज्यादा, तो इसलिए यहां पर ये जो यूनिक फेनोमिनन साउंड का आपको वहां पर सुनने को मिलता है। तो ये था भाई हमारे पास एक क्वेश्चन, उसके नीचे एक और इंफॉर्मेशन है, उसके लिए भी आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये भी पेज नंबर 26 पर है। क्वेश्चन क्या बनाएंगे आप, व्हाट डू यू नो अबाउट, नहीं सॉरी, नीचे वाला क्वेश्चन बनाएंगे हाउ एलिफेंट्स कम्युनिकेट, हाउ एलिफेंट्स कम्युनिकेट टू ईच अदर। ये क्वेश्चन हम लिखेंगे जिसका आंसर आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है, ये हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो भाई एलिफेंट्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर देता हूं। एलिफेंट्स यूज लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, यानी एलिफेंट्स में ये क्वालिटी होती है कि लो फ्रीक्वेंसी जो है उसको वो यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, यानी हाथी भी एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। Their large ears enable them to detect these low frequency sound waves। उनके कान हाथियों के आपने देखे होंगे वो बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए वो बड़े बड़े कानों से लो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, आसानी से उसको मालूम कर सकते हैं। तो विच हैव relatively long wavelengths, तो elephants can effectively communicate in this way even when they are separated by many kilometers। भाई अगर हाथी जो है एक दूसरे से बहुत दूर भी चले जाएं, काफी किलोमीटर दूर एक दूसरे से भी हों, तो फिर भी हाथी जो हैं वो ये लो फ्रीक्वेंसी की मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, अपना मैसेज अपना पैगाम दूसरे हाथियों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आपका एक और क्वेश्चन है, ये है जी पेज नंबर 27 पर। अब हम पेज नंबर 27 पर हैं, उस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया जी, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑसिलोस्कोप, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप हमने बताना है भाई ऑसिलोस्कोप को हम मतलब उसका इस्तेमाल क्या है। तो भाई इसका आंसर यहां दिया गया है आप ही की बुक पर पेज नंबर 27 पर। बाय यूजिंग एन ऑसिलोस्कोप यू कैन सी साउंड वेव्स। ऑसिलोस्कोप की मदद से आप साउंड को देख सकते हैं, मॉनिटर पर एलसीडी पर उसकी स्क्रीन के ऊपर आप इनको देख सकते हैं। तो इसका क्या फिर हमें पर्पस क्या हुआ ऑसिलोस्कोप का, उसकी मदद से आप लोग ये एक समझ लें इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग साउंड वेव्स को देख सकते हैं। उसके बाद आ जाएं, इसके नीचे एक और टेबल है, उसके लिए भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन बना रहा हूं। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है, राइट स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडिया, राइट स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडिया, मतलब डिफरेंट मीडिया में आपने जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमने देखनी है कि क्या होती है। तो भाई ये टेबल नीचे सारा दिया गया है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडिया देखें, सबसे पहले मीडियम है गैसेस। तो गैसेस में जब एयर में भी इसकी डिफरेंट होती है, आपको मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो 331 है मीटर पर सेकेंड स्पीड, किसकी, साउंड की स्पीड। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो 346 मीटर पर सेकेंड होती है। और एयर में ही अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाए तो फिर इनकी स्पीड जो है वो 386 मीटर पर सेकेंड होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन जो गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी 1290 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि लाइट होती है, हल्की होती है हाइड्रोजन गैस। उसके अलावा ऑक्सीजन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर 317 मीटर पर सेकेंड। और हीलियम ये भी हल्की गैस होती है, तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर 972 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद लिक्विड में जो है वो साउंड स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है,
तो लिक्विड में जो है वो डिस्टिल्ड वाटर अगर आप लें, साफ सुथरा जो पानी होता है, उसमें 1498 मीटर पर सेकेंड है, और जो सी वाटर है, सी वाटर में ये 1531 यानी 1531 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड्स में आ जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वुड में 2000 मीटर पर सेकेंड, और एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, ब्रॉस में 4700 मीटर पर सेकेंड, निकल में 6040 मीटर पर सेकेंड, आयरन में 5950 मीटर पर सेकेंड, स्टील में 5960, और फ्लिंट ग्लास में 3980 मीटर पर सेकेंड जो है ये स्पीड ऑफ साउंड जो है, ये हमने वेरियस मीडिया में हमने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चेंज होती है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाए भाई, पेज नंबर है 28। जी, पेज नंबर 28 पर क्या दिया गया है, उस पे भी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। मैं क्वेश्चन बनाया हुआ है मैंने आपके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन। क्या होगा शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लिए ये जरा समझ लीजिएगा, व्हेन, हु एंड हाउ। यानी वैसे तो 3 क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से रिलेटेड बन सकते थे, अलग-अलग पूछे भी जा सकते हैं तीनों डिफरेंट, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में उसको कवर किया है ताकि आपको समझ आ जाए। व्हेन, हु एंड हाउ, and how was measured the speed of sound accurately first time, accurately first time। देखिए जी, हमने ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसका आंसर, तीनों का आंसर जो मैं अभी बॉक्स आपके साथ रीडिंग करके शेयर कर रहा हूं, उसमें इन तीनों का आंसर आपको मिलेगा कि व्हेन यानी स्पीड ऑफ साउंड कब जो है फर्स्ट टाइम एक्यूरेटली, ठीक है, मेजर की गई, हु किसने की, एंड हाउ और कैसे की, ये तीनों बातों का जवाब आपको मिलेगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाज फर्स्ट एक्यूरेटली मेजर्ड इन 1738, यानी व्हेन यानी 1738, किसने, बाय मेंबर्स ऑफ फ्रेंच एकेडमी। फ्रेंच एकेडमी जो है उसके जो अफराद थे उन्होंने ये फर्स्ट टाइम जो है 1738 में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मेजर की थी, ठीक है जी। टू कैसे, अब उसका आगे आ रहा है नेक्स्ट जो आंसर, हाउ, उन्होंने क्या किया था, टू कैनॉन्स वर सेट अप ऑन टू हिल्स, कैनॉन समझते हैं ना, तोपें ली थी उन्होंने दो, टू कैनॉन्स वर सेट अप ऑन टू हिल्स अप्रोक्सीमेटली 29 किलोमीटर अपार्ट, दरमियान में उनके डिस्टेंस कितना था दोनों तोपों के, 29 किलोमीटर, बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द फ्लैश ऑफ कैनॉन एंड द बूम। फ्लैश कहते हैं जब उन्होंने वो मतलब तोप को चलाया तो वो जो लाइट पैदा हुई, रोशनी, उसको, और दूसरा बूम कहते हैं आवाज को, जब वो चलाई गई तो उससे जो आवाज पैदा होती है उसकी आवाज को बूम कहते हैं। तो द स्पीड ऑफ साउंड वाज कैलकुलेटेड, टू कैनॉन्स वर फायर्ड alternatively to minimize errors due to the wind and the delayed reactions in the observers. From their observations, they deduced that sound travels at about 336 meter per second at 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये था भाई, मतलब उन्होंने ऐसे ही उसको फाइंड आउट किया, और कितनी आई स्पीड ऑफ साउंड, 336 मीटर पर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर है आपका 29, पेज नंबर 29, और उस पर जो है पेज नंबर 29 पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। डज साउंड डिस्प्ले ऑल द प्रॉपर्टीज, डज साउंड डिस्प्ले all the properties of waves, all the properties of waves, explain with diagram, explain with diagrams। देखें, आपने क्या करना है, आपने डिस्प्ले करना है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को।
देखें, आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने वेव्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी रिपल टैंक में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, उन्हीं की बात यहां भी हो रही है, ठीक है। तो साउंड जो है इन सारी चीजों से गुजरती है। और एक और चीज एब्जॉर्प्शन, ये चारों प्रोसेसेस होती हैं कि जब वो बुक पर वैसे डायग्राम बनी हुई है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये जो सरफेस है, साउंड जब इससे टकराएगी तो जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से बाउंस बैक कर जाएगी। इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इस तरह से आपने डायग्राम के हवाले से इसको समझा देना है। इसी तरह से अगर मैं डायग्राम यही रहने देता हूं तो देखें, दूसरी जो है रिफ्लेक्शन में अगर हम देखें, मैंने बताया कि वो टकराई और बाउंस बैक कर गई, या चले नहीं बना लेते हैं। यहां पर ये हमारे पास ये साउंड टकराई और उसका एंगल चेंज हो गया। अगर वो एंगल उसका चेंज हो जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब वो दाखिल होती है, एंटर होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। इसी तरह से अगर आपके पास दो स्लिट्स होती हैं, जैसे हमने उसमें भी बात की थी, और स्लिट्स में यहां पर अगर आपकी कोई भी वेव जाती है तो वो क्या करती है? वो आगे स्प्रेड हो जाती है, मतलब इस तरफ ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा एक और है आपका, मतलब ये देखें, ये बॉडी है, इसमें अगर आपने वेव गई और उसके बाद वो कहीं भी नहीं गई, वो कहीं मूव नहीं हुई, तो तब वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। यानी अब वेव्स को क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। जो इकोस्टिक के वाले से हमने बात की थी कि जो बहुत ज्यादा तेज आवाजें होती हैं, ये शोर होता है, उसके लिए एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज किया जाता है। तो नीचे इसका जो क्वेश्चन मैंने लिखा उससे वहां आंसर ये मैंने डायग्राम से समझा दिया। बुक पर भी डायग्राम बनी हुई है, लेकिन साथ आप लिखेंगे साउंड डिस्प्लेस all the properties of waves when it interacts with materials and बाउंड्रीज। यानी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, यही पूछा गया था ना, डज साउंड डिस्प्ले, तो भाई आप बताएंगे साउंड डिस्प्लेस ऑल द प्रॉपर्टीज, वो डिस्प्ले करती है सारी प्रॉपर्टीज को वेव्स की, व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद मटेरियल्स एंड बाउंड्रीज, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया। ये था भाई आपका पेज नंबर 29 पर। उसके बाद पेज नंबर 30 पर हम जाएंगे। पेज नंबर 30 पर हम बात करेंगे, वहां भी आपके पास एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूं, पेज नंबर है 30। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द फ्रेज, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द फ्रेज। फ्रेज क्या है भाई? ब्लाइंड एज अ बैट। ये बड़ी मशहूर फ्रेज है, ब्लाइंड एज अ बैट, बहुत कॉमनली बोली जाती है। ब्लाइंड एज अ बैट, यानी चमगादड़ की तरह, जिसे आप कह सकते हैं आप बिल्कुल अंधे हो चमगादड़ की तरह। तो ब्लाइंड एज अ बैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इज अ, ये आज हम इसको गलत साबित करने जा रहे हैं। इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब जो कहा जाता है ना कि भाई बैट, इसका सादा लफ्जों में मतलब ये है कि ब्लाइंड की जो है, बैट की जो है वो आईज नहीं होती। तो हम यही कंसीडर करते हैं कि भाई जो बैट्स होती हैं वो अंधी होती हैं, ब्लाइंड होती हैं, वो नहीं देख सकती। ये इसी वजह से ये मुहावरा भी है, ब्लाइंड एज अ बैट। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसको आज जो फिजिक्स की दुनिया में इसको जो है वो गलत साबित कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। तो इसी का आंसर जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। The phrase blind as a bat is a false statement. Bats have some vision using light, but when placed in pitch black rooms crisscrossed with fine wires, they can easily fly around and insects fly around and unerringly locate tiny flying insects for food। यानी आपने कभी इनका जो जाल ये बुनती, मतलब आपने देखा हो जो वो वेब वगैरह बना होता है, ठीक है जी, उस पर अगर ये किसी जगह पर मौजूद हैं, इंसेक्ट उन पर चल रहा होता है, तो ये जो हमारे पास जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बैट्स की, ये क्या करती हैं कि भाई उनको ट्रैप कर सकती हैं, उनको मालूम कर सकती हैं जब ये मूव करती हैं, ठीक है जी। तो उस वक्त ये इंसेक्ट्स को अपनी खुराक के लिए आसानी से, ठीक है जी, ये उनको तलाश कर सकती हैं। वो यूजुअली एज्यूम दैट विजन रिक्वायर्स लाइट। हालांकि हम ये समझते हैं कि विजन के लिए, देखने के लिए लाइट जरूरी है,
that visions require light, but both bats and dolphins have the ability to see. लेकिन डॉल्फिन में भी ये क्वालिटी होती है इसके अलावा, एक तो बैट्स की हम बात कर रहे हैं और डॉल्फिन में भी वो भी देख सकती हैं यूजिंग साउंड वेव। ये साउंड वेव्स पैदा करती हैं और साउंड वेव्स की वजह से ये देख सकती हैं। ये एक मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट जो है थ्योरी जो है वो हमारे सामने आई है। और इसमें देखें कि पहले इतने अरसे तक लोग यही समझते रहे हैं कि ब्लाइंड होती हैं बैट, अब ये जो साउंड पैदा करती हैं ये साउंड की मदद से देख भी सकती हैं ये। ठीक है जी। तो रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड आईज that enable humans also to see using sound waves। अब ये बात जो है अब इससे भी आगे बढ़ गई है कि जो हमारी आईज हैं वो भी साइंटिस्ट कहते हैं कि वो भी साउंड वेव्स की वजह से हमारी आईज जो हैं, मतलब वैसे तो आईज जो है लाइट की वजह से देखती हैं लेकिन साउंड की वजह से भी देख सकती हैं। ठीक है जी। लेकिन ये मतलब जो है ये इंफॉर्मेशन लेटेस्ट है। ठीक है। इससे पहले अगर ज्यादा साल पीछे चले जाएं तो पहले इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी। तो भाई इसको भी आपने माइंड में रखना है कि बैट जो है यकीनन उनके पास आईज नहीं है लेकिन वो ब्लाइंड नहीं है, वो साउंड वेव्स की मदद से वो देख सकती हैं। ठीक है जी, सादा लफ्जों में हम ये बात करेंगे। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 30 ही पर। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी कि विच इज द रोल ऑफ स्पेशल हेडफोन्स फॉर पायलट्स। which sorry what is the role of special headphones for pilots for pilots। हमने बताना है कि भाई उनके पास स्पेशल हेडफोन्स होते हैं पायलट्स के पास, तो उसका वो क्या रोल प्ले करते हैं, उनके लिए कैसे फायदेमंद होते हैं। आपकी बुक पर इसका आंसर दिया गया पायलट्स वियर स्पेशल हेडफोन्स दैट रिड्यूस द रोर ऑफ एन एयरप्लेन इंजन टू अ क्वाइट हम। यानी जो जब वो पायलट एयरप्लेन चला रहे होते हैं तो उस वक्त इंजन जो होता है जब वो चलता है तो उसका बहुत ज्यादा शोर होता है। लेकिन अगर वो हेडफोन ना लगाएं तो वो भाई उनके कानों की खिड़कियां जो हैं जिसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं वो फट भी सकते हैं। तो वो इसीलिए लगाए जाते हैं। पहली बात तो ये, उससे क्या होगा कि वो जो सारा शोर होता है इंजन का वो उसको रिड्यूस कर देते हैं और इतना कम कर देती हैं कि जस्ट लाइक क्वाइट हम, मतलब बिल्कुल मामूली सी आवाज उनको सुनाई देगी, हल्की सी मध्यम सी तेज आवाज नहीं सुनाई देगी। ये फायदा होता है हेडफोन्स का। उसके बाद पेज नंबर 31 पर आ जाएं। पेज नंबर 31 पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि हाउ मच फ्रीक्वेंसीज कैन हियर, हाउ मच फ्रीक्वेंसीज कैन हियर। इस पर मैं पहले बात कर रहा था, वही बात आ गई है। बैट्स कितनी फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, माइस की ये पूछा गया है। माइस, डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस की तो आपको पता है लेकिन चलें साथ कंपेयर हो जाएगी। मतलब इनकी सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसीज बतानी है। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी से ये सुनते हैं। तो बैट्स कैन हियर फ्रीक्वेंसीज अप टू 120,000 हॉर्ट्स। भाई आप अंदाजा लगा लें कि बैट्स की सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है हियर करने की वो सबसे ज्यादा है 120,000 हॉर्ट्स। इसके अलावा अदर एनिमल्स कैन नॉट हियर सच हाई पिच्ड साउंड्स। ठीक है, माइस जो है कैन हियर फ्रीक्वेंसीज अप टू 100,000। माइस की भी माशाल्लाह बहुत तेज है। डॉग्स अप टू 35,000 हॉर्ट्स एंड कैट्स अप टू 25,000 हॉर्ट्स। ठीक है जी। ह्यूमंस हियर साउंड्स ओनली अप टू 20,000। हमारी जो है हद सुनने की वो 20,000 हॉर्ट्स है। तो बट चिल्ड्रन कैन यूजुअली हियर हायर फ्रीक्वेंसी साउंड्स देन अडल्ट्स। लेकिन बच्चे फिर भी उनकी सुनने की समात बड़ों से ज्यादा होती है। ठीक है, एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसी पेज पर मैं बना रहा हूं आपके लिए, नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है। हाउ टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन है भाई।
तो इसके लिए आंसर क्या है? अल्ट्रासोनिक्स। ये आपका अल्ट्रासोनिक्स का टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो अल्ट्रासोनिक्स इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर बाय एको मेथड। ठीक है, इसको हम एको मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई उसकी अर्थ की सॉरी आप ओशंस की डेप्थ कितनी है, सी की डेप्थ कितनी है, तो हम लोग एको मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए सोनार जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये एक तकनीक है, इसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और भी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर हमने दे दिया है। बाकी आपने अल्ट्रासाउंड साउंड के टॉपिक में ये सारी बातें डिटेल से डील की थी, सोनार के बारे में भी। ठीक है, तो ये था भाई आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने जो है आपके लिए सारे ब्लॉक्स क्वेश्चंस जो हैं, इनको आमतौर पर मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत से टीचर्स इग्नोर कर देते हैं स्कूलों में, बच्चों को सिर्फ ये कह के कि बेटा ये ब्लॉक क्वेश्चन है, ये ज्यादा पेपर में नहीं आते। बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन अब जबकि पैटर्न चेंज हो चुका हुआ है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर फोकस है। अभी लास्ट पेपर मैंने आपको बताया था जो 9th क्लास फिजिक्स का आया था, वो समझे मोर देन 50% जो है वो कंसेप्चुअल पेपर डाला गया था। तो बेटा इसके लिए आपको तैयार रहना जरूरी है कि आप लोगों को पास ब्लॉक क्वेश्चन में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर सकें, आपको पता हो, चाहे बुक में से वो कहीं से भी क्वेश्चन डाले, जो आपका पेपर सेटर है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेटा आज के लिए इतना ही है, तो भाई थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।